हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जेईई एडवांस 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। हमने पेपर 2 का एक पार्ट डिस्कस कर लिया था, मल्टीपल करेक्ट वाला। आज की वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल टाइप डिस्कस करेंगे। 8 क्वेश्चन आए थे, ऑप्शंस नहीं होते इन क्वेश्चंस में, आपको सॉल्व करना होता है और जो न्यूमेरिकल ही आंसर आएगा वो रखना होता है। वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सही करने के आपको +3 मिलता है और गलत के -1 होता है। +3 एंड -1। तो पहला क्वेश्चन लिख रखा है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। आइए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? लिमिट है 0 to ½ फंक्शन है 1 + √3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 - x की पावर 6 और इस पूरे की पावर 1/4 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पावर 6 है तो मैं चाहता हूँ कि x + 1 पे भी पावर 6 आ जाए डिवाइड में। डिवाइड में मैं क्यों चाह रहा हूँ? क्योंकि जब 1 - x अपॉन 1 + x होगा ना, इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 - x अपॉन 1 + x का, तो u/v फॉर्मूले से हमको डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर मिलेगा। तो दो चीज़ सोच रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। एक तो पावर 6 देख के मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हमें इसका ही पावर 6 बना दें। दूसरा, अगर ये रेसिप्रोकल में रहेगा तो डिफ्रेंसिएशन करने पे मुझे डिनोमिनेटर में 1 + x का होल स्क्वायर मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? आइए हम लोग इसमें 1 + x की पावर 6 से डिवाइड कर देते हैं। यहीं कर देता हूँ मैं। 1 - x की पावर 6 है ही, इसके डिवाइड में मैंने 1 + x की पावर 6 कर दिया। क्या डिवाइड फ्री में होता है? नहीं होता। अगर आपने डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। पावर 6 से मैंने डिवाइड किया तो पावर 6 इसमें ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब क्या हो जाएगा? ये 0 to 1/2 जो लिमिट है 1 + √3 पावर 8 है और इस पे पावर 1/4 है, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर हो गया सेपरेट। दूसरा 1 - x अपॉन 1 + x, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 6/4। 6/4 यानी 3/2। अब तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया। इसको हम t मान सकते हैं। 1 - x अपॉन 1 + x को t मान लिया तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे आएगा dt = -2dx अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ये dx अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर ही तो मुझे चाहिए। अब डिफ्रेंसिएशन u/v कोएफिशिएंट रूल से कर सकते हैं। तो dt मुझे मिल गया dx/x + 1 का होल स्क्वायर। dx/x + 1 का होल स्क्वायर हो गया -½ dt, -½ 1 + √3 को ही बाहर ले लेते हैं। 1 + √3 और -½ डिवाइड में इस पूरे को अब dt लिख देते हैं। ये t की पावर 3/2 हो गया। 1 - x अपॉन 1 + x t है, तो ये t की पावर -3/2 हो जाएगा डिवाइड में है तो। अब हम लोग लिमिट भी चेंज कर देते हैं। जब x को आप 0 रखोगे तो t हमारा 1 आ जाएगा, और जब आप x ½ रखोगे तो t 1 - ½ 1 + ½ 1/3 आ जाएगा। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। 1 + √3 अपॉन -2 t की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन t की पावर -½ अपॉन -½ और लिमिट हमारा है 1 से 1/3। तो -2 से ये -2 कैंसिल हो गया, तो ये 1 + √3, ये माइनस का साइन भी कैंसिल हो चुका है। t की पावर -½ -½ का मतलब ½ का मतलब √ माइनस का मतलब रेसिप्रोकल, तो 1/3 पे √ होगा फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि √3 आ जाएगा, है ना। माइनस का मतलब वो ऊपर चला गया और फिर t की पावर 1 रखा, तो √3 - 1 × √3 + 1 a + b × a - b। आंसर इसका 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ IIT JEE 2018। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक मैट्रिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। लेट P बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। 3 × 3 का मैट्रिक्स है P, सच दैट एंट्रीज इन P आर फ्रॉम द सेट -1 0 1 -1 0 1
देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये बताना है आपको। यानी पी एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 एंट्रीज होगी। वो 9 एलिमेंट्स इसी सेट से होने चाहिए। 9 एलिमेंट्स जो होंगे या तो -1 0 1, मतलब उसमें कुछ -1 होगा, कुछ 1 होगा, कुछ 0 होगा, या सारे ही 1 हो जाए, मतलब वो 9 एलिमेंट्स के लिए यही 3 चॉइसेज हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एक मैट्रिक्स कंसीडर करके हम लोग पहले डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाल लेते हैं। मान लो ये A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अभी आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। इसमें 3 तो प्लस साइन के साथ है और 3 माइनस साइन के साथ है, तो प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं। A1 B2 C3, A1 B2 C3, यहाँ माइनस माइनस प्लस A2 B3 C1 एंड प्लस A3 B1 C2। फिर माइनस वाले को भी कॉमन ले लेते हैं, A1 B3 C2, A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3, माइनस तो कॉमन ले लिया, और प्लस A3 B2 C1। ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब इस P की हमें मैक्सिमम, इस P के डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसकी वैल्यू -1 0 1 में से ही कुछ है। तो अगर ये -1 0 1 में से ही है तो ये प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, अगर तीनों +1 हो, या 2 -1 हो, 1 +1 हो, इन दोनों केस में मैक्सिमम वैल्यू +1। वैसे ही मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है अगर तीनों -1 हो, या 2 +1 हो, 1 -1 हो। तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो पॉजिटिव वालों की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, नेगेटिव वालों की मिनिमम रख दो, क्योंकि मैक्सिमम तभी होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें और कम से कम माइनस करें। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये -1, ये -1, ये -1, तो ये 3 + 3, यहाँ 3 आएगा ना, 1 + 1 + 1 3, यहाँ -3 आएगा, फिर ये माइनस है, तो 3 + 3 6 इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की हो सकता है, लेकिन क्या 6 हो पाएगा ये हमको चेक करना है। हम तो इतना हमें पता चल गया 6 से ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। लेकिन क्या ये 6 हो पाएगा? आइए देखते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा गामा है, तीनों की वैल्यू 1 1 1 है, तो इनका प्रोडक्ट +1। अगर ये तीनों -1 -1 है तो प्रोडक्ट -1। इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूँगा। इन तीनों की वैल्यू 1 है तो इनका प्रोडक्ट दिस इंटू दिस +1 होना चाहिए। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 आएगा, दिस इज +1। सिमिलरली इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, आप मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, सारे टर्म्स हैं। तो ये दोनों तो सेम है, सेम होने के बाद भी एक की वैल्यू +1 आ रही है, एक की वैल्यू -1 आ रही है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है तो डिटर्मिनेंट 6 भी पॉसिबल नहीं है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 नहीं हो सकती, ये आप समझ सकते हैं। अब 6 नहीं हो सकती तो क्या 5 हो सकता है? 5 तभी होगा जब इधर 3 आए, इधर 0, इधर 2 आए, यानी एक टर्म 0 हो जाए। ये 0 हो गया तो ये 3 + 2 5 होगा। अब इन तीनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इनमें से कम एक 0 होगा। मान लो B2 0 है, एक 0 होगा तभी प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर B2 0 होगा तो B2 और कहीं है क्या? हाँ, यहाँ भी है B2, यानी इसका प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो 5 तो आया नहीं, फिर 4 आ सकता है, 1 2 3 4, यानी 6 नहीं आया, 5 नहीं आया, 4 आ सकता है। तो हम चेक करते हैं क्या 4 का हम कोई एग्जाम्पल ढूंढ पाएंगे? क्या 4 हम फाइंड कर सकते हैं? मान लो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ मुझे 2 बनाना है, तो 1 1 -1 1, 1 + 1 2, ये तो 0 ही है, इसके लिए भी 2 बनाना है। 1
1 + 1 2, तो 2 + 2 4 आ रहा है इसका वैल्यू, यानी इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। 6 लॉजिकली रिजेक्ट हुआ और 5 तो हमने देख ही लिया, 0 रख एक टर्म हटाएंगे तो 2 टर्म हट जाएगा। 4 का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, यानी मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, ये कंफर्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन क्या है, फंक्शन का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 पे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। लेट एक्स बी द सेट विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। एक्स एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, लिखते भी चलते हैं। एक्स में 5 एलिमेंट्स है, वाई में 7 एलिमेंट्स हैं। दो सेट है, एक एक्स एक वाई। एक्स में तो 5 एलिमेंट्स हैं, वाई में 7 एलिमेंट्स हैं। एंड अल्फा क्या है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, 1 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स और वाई के बीच में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे, वो है अल्फा। और एक बीटा भी गिवन है हमें, बीटा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स, उल्टा है क्योंकि तभी बनेगा भी। और हमें बताना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 5 फैक्टोरियल क्या होगा। आइए देखते हैं। ये उल्टा इसलिए किया है क्योंकि 1 1 फंक्शन के लिए तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकते। x अगर फर्स्ट सेट है तो x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स y से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है। वैसे ही अगर ऑन टू चाहिए तो सेकंड एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये दो बातें, इन पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का एक फॉर्मूला भी होता है वैसे तो। अगर मान लो इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का यानी अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है NCM इंटू एम फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये अल्फा हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का। फॉर्मूला ऑन टू फंक्शन का भी होता है लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बेटर है ऑन टू फंक्शन को हम लॉजिकली सॉल्व करें। लॉजिकली कैसे कर सकते हैं, पहला सेट y है, दूसरा सेट x है, y x, इसमें 7 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, x में 5 एलिमेंट है a b c d e। ऑन टू फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि जो कोडोमेन का एलिमेंट है, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, इन सब का रिलेशन किसी न किसी के साथ फंक्शन डोमेन के एलिमेंट से होना चाहिए। यानी हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। और फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकते। दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता। तो दो केसें होंगी, यानी कुल मिला के हमें 7 क्वांटिटी को 5 लोगों में बांटना है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, 4 को तो एक एक एलिमेंट मिले और 1 को 3 मिले, मतलब कुछ ऐसा कह रहा हूँ मैं। मान लो इन चारों का तो अलग अलग कर दिया हमने, बाकी इन तीनों का रिलेशन एक ही एलिमेंट के साथ कर दिया। एक केस ये हो सकता है और इसमें फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे हो सकता है 1 2 3 का एक से रिलेशन हो, इस तरीके से काफ़ी कुछ हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है 3 का तो एक एक एलिमेंट से हो और 2 का जैसे 4 5 का डी से, 6 7 का डी से, यानी 2 2। यानी ये एक तरीके से वो क्वेश्चन है कि 7 आइटम को 5 ग्रुप में बांटना है, जिसमें 4 ग्रुप की साइज 1 है, एक ग्रुप की साइज 3 है। दूसरा केस है कि 5 ग्रुप में अभी भी बांटना है, 3 की साइज 1 है और 2 की साइज 2 है। तो आप जानते हैं इसको कैसे करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बीटा इक्वल। फर्स्ट केस के लिए 1 वाला साइज 4 बार आ रहा है तो 1 फैक्टोरियल की पावर 4, 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, इंटू एक साइज है 3 फैक्टोरियल, ये एक ही बार आ रहा है, पावर भी 1 रहेगा, फैक्टोरियल 1 यानी 1 ही होता है, प्लस दूसरा 1 1 1 2 2 2, 1 वाले की साइज 3 है तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 वाला ग्रुप 2 बार आया है यानी 2 फैक्टोरियल की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आया है। अब ये पूरा जो है
ये पूरा जो है 5 फैक्टोरियल से भी डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। तो बीटा निकल गया, मेरे पास अल्फा पहले से है, तो हम बीटा माइनस अल्फा अपॉन 5 फैक्टोरियल निकाल ही सकते हैं। कैलकुलेशन है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिएगा 5 फैक्टोरियल दोनों में है, बीटा में भी अल्फा में भी, तो उसको कॉमन ही रखिएगा, अंदर बस सॉल्व कीजिएगा। 5 फैक्टोरियल से डिवाइड 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 119 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 119 आएगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल था अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है पार्टीशन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक फंक्शन गिवन है f r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसमें आपको गिवन है f0 इक्वल 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है। इफ y इक्वल एफ एक्स सेटिस्फाइज, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसको ये सेटिस्फाई करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल 2 प्लस 5y इंटू 5y माइनस 2। इससे जो y निकलेगा वही एफ एक्स होगा। एंड वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, इसकी वैल्यू बताएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो रहा है। इसको हम डिवाइड में ला सकते हैं, इधर डी वाई अपॉन 5 इससे भी कॉमन ले लेता हूँ, 5 इससे भी, तो 25 क्या हो जाएगा, ये y प्लस 2/5, यहाँ y माइनस 2/5, यानी y स्क्वायर माइनस 2/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, y प्लस 2/5 y माइनस 2/5 इक्वल डी एक्स। नाउ वी विल इंटीग्रेट 1/25, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन 2a, a यहाँ 2/5 है, लॉग ln वाला लॉग y एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और dx का तो x हो जाएगा x प्लस सी, तो 2 2 जा 4 और 5 5 जा, यानी पूरा 20 आ जाएगा सॉल्व करने पे, 1 अपॉन 20। नाउ y इक्वल एफ एक्स है, तो x इक्वल 0 पे f 0 है तो y भी 0 होगा। तो जब आप यहाँ x को 0 रखेंगे तो आपको इधर c मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, y भी 0 होगा, y 0 तो माइनस 2/5 अपॉन 2/5 यानी 1 माइनस 1, लॉग के अंदर मॉड का भी साइन है तो -1 है तो वो +1 हो गया, log 1 0 होता है तो c हमारा फाइनली 0 आएगा। y 0 रखो, ये 1 हो गया ना, मॉड है तो log 1 0, तो c की वैल्यू मुझे 0 मिल गई, तो यहीं ख़त्म हो गया। अब मुझे यहाँ से y निकालना है, तो इस 20 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20x, log हटाएंगे यहाँ e आ जाएगा। हमें बताना x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे एफ एक्स यानी y क्या होगा। जब आप x को माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e में नेगेटिव इन्फिनिटी है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब y 2/5 यानी कि 0.4 होगा, डेट इज द आंसर। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, काफ़ी सिंपल था, इतना सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी एक फंक्शन है f, क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। फंक्शन f है r टू r भी है डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसके बाद आपको गिवन है कि f0 इक्वल 1 है, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल 0 पे 1 है, और एक चीज़ और गिवन है हमें, fx प्लस वाई इक्वल एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई, और ये है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आपको फाइंड जो करना है, आपको फाइंड करना है log ln यानी बेस ई है f4, इसकी वैल्यू क्या होगी।
यानी हमें फंक्शन तो फाइंड करना ही होगा, एफ एक्स इससे निकालना ही होगा। तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन तो है एफ जीरो इक्वल 1, तो हम एक्स वाई एक किसी को जीरो रख देते हैं, या पहले दोनों को जीरो रख देते हैं, क्योंकि मुझे एफ डैश जीरो की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो हम इसमें एक्स और वाई दोनों को जीरो रखते हैं, तो ये एफ जीरो हो गया एक्स प्लस वाई, जीरो हो गया, एफ जीरो 1 है तो ये 1 हो गया, एफ जीरो 1 हो गया, यहाँ एफ डैश जीरो हो गया, प्लस यहाँ भी एफ डैश जीरो हो गया क्योंकि एफ जीरो 1 है। इससे मुझे मिल गया एफ डैश जीरो इक्वल 1/2। ये एक इक्वेशन हो गई। अब हमें एफ एक्स चाहिए, तो हम सिर्फ एक को रखेंगे, या वाई एफ वाई निकालो या एफ एक्स निकालो, कोई एक भी वेरिएबल को आप जीरो रख दो। वाई को जीरो रख दिया तो क्या मिला मुझे, एफ एक्स मिला। यहाँ पे यहाँ हम वाई को जीरो रख रहे हैं तो एफ डैश जीरो हो गया, और एफ डैश जीरो हाफ है तो ये हाफ एफ एक्स हो गया। हम वाई को जीरो रख रहे हैं, वाई को जीरो रख रहे हैं तो एफ जीरो हुआ, और एफ जीरो 1 है तो क्या बचेगा, एफ डैश एक्स। ये इधर चला आया तो हाफ एफ एक्स इक्वल एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल 1/2। ये आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 1/2। इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है, एफ एक्स को आप टी ले लोगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो गया, डी टी बाई टी लॉग टी होता है, तो ये लॉग एफ एक्स हो गया, बेस ई वाला इसलिए एल एन लिखा है मैंने, एल एन एफ एक्स। ये हो गया x/2 प्लस सी। अब सी फाइंड करने के लिए हम यही कंडीशन यूज करेंगे, एफ जीरो इक्वल 1, यानी अगर आप x को जीरो रखोगे तो f1 आता है, और यहाँ ln है तो ln1। ln1 क्या होता है, जीरो। जब आपने x को जीरो रखा तो आपका c जीरो आ गया, c जीरो आ गया तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब क्या करना है मुझे, हमें फाइंड करना है ln f4, यानी इसी x की जगह आप 4 रख दो। 4 यहाँ रखा तो 4/2 यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये भी सिंपल 5 हो गया, सिंपल है अगर आपने एक्स वाई की वैल्यू जीरो वगैरह पुट कर किया, और करेंगे भी हम क्योंकि एफ जीरो गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हम 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री का है। क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं पहले। लेट P बी अ पॉइंट इन फर्स्ट ऑक्टेंट। P फर्स्ट ऑक्टेंट का पॉइंट है, मान लो अल्फा बीटा गामा। P अल्फा बीटा गामा है, फर्स्ट ऑक्टेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा आपका पॉजिटिव है। अब ये कह रहा है हुज इमेज Q इज इन प्लेन x प्लस वाई इक्वल 3 लाइज ऑन जेड एक्सिस। इसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, इस पॉइंट P का इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन x प्लस वाई इक्वल 3 Q है। Q इमेज ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, और ये Q लाई कर रहा है जेड एक्सिस पे, यानी एक्स वाई जीरो होगा और जेड को मैं डेल्टा मान लेता हूँ। इतनी बातें क्लियर है। आगे कह रहा है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस। P का डिस्टेंस P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम x 5 है। P का डिस्टेंस x एक्सिस से 5 है, एंड R इज इमेज ऑफ P इन एक्स वाई प्लेन। R जो है वो इमेज है P का, R है इमेज ऑफ P का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन। आपको फाइंड करना है PR। तो मैं कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगा, वैसे ही करेंगे इसको। R जो है इमेज ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन, तो R का कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट लिख देंगे अल्फा बीटा माइनस गामा। Y ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, तो जब उसका प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो x और y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा ही नहीं, सिर्फ z कोऑर्डिनेट होगा, उसी का नेगेटिव हो जाएगा। यस, एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो फुट और परपेंडिकुलर प्लेन होता है, आपने जब इसका प्रोजेक्शन किया तो फुट तो इस प्लेन में लाई करता है ना, एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, तो वो अल्फा बीटा जीरो होगा क्योंकि इसमें जेड जीरो होता है। तो उधर जब हम लेंगे इमेज लेंगे तो माइनस गामा हो जाएगा। हमें पी आर फाइंड करना है, पी आर यानी ये डिस्टेंस आप निकालोगे अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा गामा माइनस माइनस गामा, यानी 2 गामा होगा।
लेंथ मॉड ले लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव चाहिए। तो लेंथ ऑफ पी आर इज 2 गामा, यानी हमें सिर्फ गामा की वैल्यू से मतलब है। चलिए आगे क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज 5, अल्फा बीटा गामा का एक्स से डिस्टेंस 5 है। इसके लिए देखो मैं 2D ज्योमेट्री का सहारा लूंगा। 2D में अगर पी एक्स वाई होता है, इसका एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस पूछता है तो आप डायरेक्ट वाई लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स कॉमा 0 होता है और हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये वाई आएगा। उसी में अगर जेड और हो जाए, मतलब 3D ज्योमेट्री में एक्सटेंड कर दूं तो एक्स 0 0, तो अब एक्स से एक्स कैंसल, वाई माइनस 0 वाई स्क्वायर, जेड माइनस 0 जेड स्क्वायर, ये होगा। यहाँ बीटा गामा कोऑर्डिनेट है तो जो उसका डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो गया और यही 5 है। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मिल गया। दूसरी बात, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा पी क्यू, क्योंकि क्यू जो है वो पी का इमेज है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, तो पी क्यू का जो मिड पॉइंट होगा वो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा पी से इनटू दिस प्लेन, यानी इस प्लेन में लाई करेगा। तो मिड पॉइंट क्या आ रहा है, अल्फा प्लस 0/2, बीटा प्लस 0/2, गामा प्लस 0/2, सॉरी डेल्टा/2। इसको इसमें पुट कर देते हैं तो अल्फा/2 प्लस बीटा/2, जेड तो इसमें है नहीं, अल्फा/2 प्लस बीटा/2 इक्वल 3, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें अल्फा बीटा फाइंड करना है। एक चीज़ और आप जानते हैं, अगर इमेज वाली लाइन जो होती है यानी पी क्यू जो लाइन होगी वो नॉर्मल के पैरेलल होगी क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन का पहले पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो क्या हो रहा है, अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0, गामा माइनस डेल्टा, और प्लेन का क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यानी 1 1 0। तो इन दोनों से क्या मिला मुझे, अल्फा इक्वल बीटा, अल्फा इक्वल बीटा मिल गया। उस अल्फा इक्वल बीटा को मैं यहाँ रखूँगा तो बीटा मेरा 3 आ जाएगा, दोनों इक्वल 3 3। अब बीटा की वैल्यू जब मैं यहाँ 3 रखूँगा, बीटा की वैल्यू जब मैं यहाँ 3 रखूँगा तो मुझे गामा मिलेगा 4, प्लस माइनस 4 मिलेगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो गामा 4, गामा 4 मिल गया। तो पी आर क्या हो गया, ये पी आर हो गया 2 × 4 यानी 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हम लोग 7th देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसीडर द क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट का एक क्यूब दिया हुआ है विद साइड्स OP OQ OR, 3 साइड गिवन है OP OQ OR। O इज ओरिजिन, O ओरिजिन है। OP की लेंथ है 1 अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, OQ की लेंथ है 1 अलॉन्ग द वाई एक्सिस, OR की लेंथ है 1 अलॉन्ग द जेड एक्सिस, एंड S का कोऑर्डिनेट गिवन है हाफ कॉमा हाफ कॉमा हाफ। इट इज द सेंटर ऑफ द क्यूब, और एक T है वर्टेक्स ऑफ द क्यूब अपोजिट टू द ओरिजिन। चलिए डायग्राम बनाते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। तो एक्स वाई जेड एक्सिस इसमें ले लेते हैं हम। घंटा हो जा रहा है, 1 सेकंड। इसमें आपका OP क्या हो जाएगा, बिना डायग्राम के हम समझ सकते हैं, आई कैप। OQ हो जाएगा J कैप क्योंकि इनकी लेंथ 1 1 यूनिट है, और एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। OR हो जाएगा, OR हो जाएगा K कैप, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। S का कोऑर्डिनेट हाफ कॉमा हाफ है, यानी S हमारा हो जाएगा हाफ I प्लस J कैप प्लस K कैप।
टी हमें गिवन है, टी बी द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब अपोजिट टू ओरिजिन, यानी अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस कंसीडर करूं, एक्स वाई जेड, ये ओ है, यहाँ पे टी है, ये सब 1 1 लेंथ का जहाँ मिलेगा, ये तीनों ही वेक्टर एक्स वाई जेड वाला यहाँ मीट करेगा, तो ये 1 1 1 ही बनेगा, तभी अपोजिट टू द वर्टेक्स ओ होगा। यानी टी का जो पोजीशन वेक्टर है ओ टी, वो हमें गिवन है आई प्लस जे प्लस के, 1 1 1। और बस यही इंफॉर्मेशन है। अभी ये कह रहा है वेक्टर P है एस पी, वेक्टर Q है एस क्यू, वेक्टर R है एस आर, और वेक्टर T है एस टी, एस क्यू एस आर और ये एस टी। हमें बताना है, मुझे पी क्यू आर एस टी वैक्टर दिया हुआ है, हमें बताना है मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर क्रॉस टी, इसकी वैल्यू बतानी है। बस स्टूडेंट्स को दिक्कत है टी में ही फाइंड करने में होता है, तो जब वो अपोजिट ओरिजिन के एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों ही वहाँ पे मीट करेगा तो 1 1 1 ही आएगा, वो स्पेस का पॉइंट हो गया। तो अब पी वेक्टर आप निकाल सकते हो। पी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस एस, यानी आई माइनस दिस, तो ये आ जाएगा हाफ माइनस आई, सॉरी प्लस आई माइनस जे माइनस के, क्यू, क्यू हमारा एस क्यू है, यानी एस में से क्यू को माइनस करना है, एस क्यू है तो क्यू में से एस को माइनस करना है, तो हाफ माइनस आई प्लस जे माइनस के, आर वेक्टर यानी एस आर वो हो जाएगा हाफ माइनस आई माइनस जे प्लस के, और टी में से इसको करना है, टी हमारा आई प्लस जे प्लस के, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, हाफ आई प्लस जे प्लस के। तो बहुत सारा काम इसमें हो गया है। अब हमें क्या बताना है? पी क्रॉस क्यू फिर क्रॉस आर क्रॉस टी, यानी पी और क्यू का क्रॉस निकालेंगे, फिर आर और टी का क्रॉस निकालेंगे, पी और क्यू इनका। काफ़ी सिंपल है, आई जे के हाफ और हाफ 1/4 बाहर ले लेते हैं, क्या जाएगा 1 -1 -1 -1 1 -1, तो ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा 1/4 1 + 1 2 2i -1 -1 -2 + 2 2j, यानी हाफ आई प्लस जे आ गया। अब आर क्रॉस टी निकालते हैं, ये भी 1/4 -1 -1 1 1 1 1, आई जे के तो है ही, इसको सॉल्व करते हैं, -1 -1 -2, वो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 -2 2/4, जे से -1 -1 -2 + 2 हो जाएगा। तो P क्रॉस Q मिल गया मुझे, R क्रॉस T मिल गया। अब इन दोनों का क्रॉस निकालना होगा मुझे, इसका और इसका। तो अगेन हाफ इंटू हाफ 1/4 आई जे के 1 1 0 -1 1 0 1/4, ये तो 0 ही हो गया, आई वाला, जे वाला भी 0 हो गया, के वाला 2k आ गया, तो ये आ गया 1/2 के कैप, और इसका मॉडुलस करोगे तो आप हाफ आएगा, हाफ यानी 0.5। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना, PQRT सही निकला हुआ है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन देख लेना आप, 0.5 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको x गिवन है, x = 10c1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 10c2 का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ 10c3 का होल स्क्वायर, एंड दिस गोज टू 10 टाइम्स डॉट 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 10 टाइम्स 10c10 का होल स्क्वायर, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें x गिवन है, हमें बताना है
एक्स ही बताना है। 1/1430 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। पैटर्न को आप देखो, 10c1 का स्क्वायर है, फिर 10c2 का स्क्वायर है, 10c3 का स्क्वायर है, 10c10 का स्क्वायर है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10c2 तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 है तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने पैटर्न पहचान लिया। अब हम इसको एक बार में लिख देते हैं। कैसे? आईआईटी का जो फेवरेट ऑपरेटर है वही यूज कर लेते हैं। आईआईटी हमेशा यूज करती है, इस सेक्शन में उन्होंने नहीं किया तो हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? n = 10 है, हम 10CR ना लेके NCR लेके चलते हैं। NCR चल रहा है, R = 1 से 10, R मल्टीप्लाई भी हो रहा है, NCR का होल स्क्वायर है। जब मैंने ऐसा लिखा तो मुझे याद आया कि R × NCR कुछ होता है, तो वो याद आया, इसलिए मैंने स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, R × NCR × NCR। मुझे याद क्या आया? R = 1 to n रखते हैं। मुझे ये याद आया कि R × NCR ये होता है n × n-1 CR-1, ये होता है। n तो कांस्टेंट है क्योंकि ये r की लिमिट चल रही है, तो n बाहर ले लिया। R = 1 to n, n-1 CR-1, NCR को हम NC_n-r लिख सकते हैं। क्लास 11th NCERT का फॉर्मूला है, पहला ही फॉर्मूला होगा कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम में। तो अब आप देखो क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट में है, r को 1 रखना है, 2 रखना है, ऐसे करके n तक रखना है। इन दोनों का सम, r से r कैंसिल, ये इन दोनों का सम आ रहा है n-1, ऊपर वालों का सम 2n-1। इसका मतलब 2n-1 आइटम या कोई चीज़ रखी हुई है, उसमें से हमको n-1 थिंग सेलेक्ट करना है। इसका भी मतलब वही है। कैसे? देखिए यहाँ लिखते हैं, 2 ग्रुप में बांट रहे हैं हम, 2n-1 आइटम्स हैं, एक में n-1 रख दिया, एक में n रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 दे रहे हैं, जैसे r को आप 1 रखो, यहाँ 0, यहाँ n-1, तो टोटल 2n-1 में से मैं n-1 दे रहा हूँ। अगर r को मैं 2 लूँगा तो ये 1 और ये n-1, 2 ले रहा हूँ, n-2 इसमें और इसमें पुट करना है, 2-1 n-2, 2 लिया, r को 3 लिया तो ये 2 हो गया, वो n-3 हो गया, सम n-1 आ रहा है। और वैसे ही करके जब r को मैंने n लिया तो यहाँ n-1 आ रहा है। कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, 2n-1 टोटल आइटम है इन दोनों को ऐड करने पे, और हम उनमें से n-1 सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ इधर दे रहे हैं, कुछ इधर दे रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर आप इसको लिखना चाहो, 2n-1 में से हम n-1 डायरेक्ट लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, 2n-1 CN-1, और ये n पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है, यही आपका x हो गया। ये पूरा एक्सप्रेशन ये हो गया। इस टेक्निक को कॉम्बिनेटोरियल कहते हैं। तो हमें ये मिल गया x की वैल्यू, n को जब मैं 10 रखूँगा तो x मेरा आ जाएगा 10 × 19c9, और इसी x को मुझे 1430 से डिवाइड करना है, इसी x को 1430 से डिवाइड करना है। तो इसको करके देखते हैं। 19c9 है, 19 फैक्टोरियल, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, इसके बाद का 10 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड हो जाएगा। 19c9 है तो 9 फैक्टोरियल भी होगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जो 1430 है उसको हम लिख सकते हैं 10 × 11 × 13। अब कैंसिल कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9 × 2 = 18, 8 × 2 = 16, 7 × 2 = 15, 6 × 2 = 12, 5 × 3 = 15 कैंसल, और ये 4 और 2 है, 4 × 2 = 8, तो 3 2 कट गए, अब कुछ नहीं बचा। 13 इससे, 11 इससे, हमारे पास आया 19 × 17 × 2 यानी 646। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो JEE एडवांस 2018 पेपर 2 का न्यूमेरिकल टाइप मैंने आज करा दिया है।
आपको अगर पूरे पेपर में कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में तो आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ भी इसका आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका लास्ट पार्ट यानी पैराग्राफ टाइप डिस्कस करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।